तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जेई की सीरीज में जो क्वेश्चन नंबर 17 क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, अ वायर ऑफ 1 ohm हैज लेंथ of 1 meter. It is stretched till its length increase by 25%. The percentage change in resistance to the nearest integral is. Again ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज चेंज यानी कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे परसेंटेज चेंज निकालना है कि कितना चेंजेस आने वाला है अगर किसी वायर की लेंथ को 25% बढ़ा दिया जाए तब, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 के सिलेबस से भी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज़ पहले आपको बताते हैं, यहाँ पे दो वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज बाय। आपको पता होना चाहिए कि दो वर्ड होता है, एक होता है इंक्रीज टू। अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि जो फाइनल लेंथ है वो बढ़कर अब 25% हो चुकी है, ठीक है। और अगर लिखा होता है कि इंक्रीज बाय लिखा होता है तो इंक्रीज बाय का मतलब होता है कि इनिशियल लेंथ से 25% बढ़ चुकी है। तो इनिशियल लेंथ से 25% बढ़ने का मतलब होता है कि आप 100 में 25 को ऐड कर लीजिए, यानी कि 125% हो गई है इनिशियल लेंथ के, ठीक है। इंक्रीज बाय और इंक्रीज टू का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंक्रीज टू का मतलब है कि अगर वो बढ़ करके 25% हो गई है। 25% का मतलब आप मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियल लेंथ आपको गिवन थी 100 मीटर, ठीक है। अगर लिखा होता इंक्रीज टू 25%, तो यानी कि जो अब आपकी लेंथ हो गई है वो कितनी हो गई है, 25% का मतलब हो गया कि 25 मीटर हो गई है, ठीक है। आपकी लेंथ जो हो गई है वो 25 मीटर करके हो गई है। अगर लिखा है इंक्रीज बाय तो इसका मतलब है कि जो लेंथ हो गई है वो 125 मीटर हो गई है। इस तरह से इंक्रीज बाय का मतलब होता है कि आप इनिशियल वैल्यू में 25% को ऐड कर लीजिए, और इंक्रीज टू का मतलब होता है कि बढ़कर वो खाली 25% रह गई है, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दो केस गिवन है, ठीक है। आई थिंक एक इनिशियल केस आपको गिवन है एंड जिसमें लेंथ आपको 1 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे L1 करके लिखता हूँ, केस 1, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेते हैं हम लोग केस 1, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आपका केस 2 करके, ठीक है। केस 1 में आपको लेंथ गिवन है 1 मीटर। केस 2 में जो आपको लेंथ गिवन, इसे L1 कंसिडर कर लेते हैं। केस 2 में जो आपको लेंथ गिवन है इसे हम L2 कंसिडर कर लेते हैं। इंक्रीज बाय 25% तो हो जाएगा 125% ऑफ इनिशियल लेंथ L1, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 125 अपॉन में 100। L1 की वैल्यू 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आपको जो मिलेगा वो 125 अपॉन में 100 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल लेंथ निकल गई। अब देखिए इस क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको वायर ऑफ 1 ohm रजिस्टेंस यानी कि इनिशियल रेजिस्टेंस भी गिवन है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है R1 ohm, और आपको R2 के अंदर परसेंटेज का चेंजेस निकालना है, ठीक है। परसेंटेज के चेंजेस की फॉर्म में हम लोग इसको निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये 10th क्लास वाला ही फॉर्मूला जो आप सभी ने पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में A करके, ठीक है। यहाँ पे R रेजिस्टेंस है, रो रजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप R1 L1 A1 लिख लीजिए, क्योंकि रजिस्टिविटी मटेरियल की क्या होती है, चेंज होती है। बच्चों को लगता है कि जो रेजिस्टेंस और लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए ऑब्वियसली अगर आप कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, एक वायर को अगर आप स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि आप दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसे खींच रहे हैं, तो ये वायर नो डाउट ये लंबी होती चल जाएगी, बट ये बीच में से क्या होगी, ये बीच में से थोड़ी 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 पतली होती चल जाएगी, है ना। बीच में से हल्की सी क्या होगी, पतली भी होती चल जाएगी, जिसके कारण इसका एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसका एरिया डिक्रीज होने की वजह से इसके एरिया में भी चेंजेस आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बस यही वाली बात ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो नो डाउट उसकी लेंथ बढ़ जाती है, बट उसका बीच में से एरिया, या फिर आप कह सकते हैं कि वो धीरे धीरे बीच में से क्या होती रहेगी, पतली होती चल जाएगी, जिसके कारण उसका एरिया क्या होगा, कम हो जाएगा। अब कम होने का मतलब ऐसा भी नहीं है कि हाफ हो जाएगा डायरेक्टली, ये डिपेंड करता है, निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए देखिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं R2 का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। तो R2 का फॉर्मूला होगा आपका रो L2 अपॉन में A2 करके, ठीक है। तो पहले चेंजेस निकालने के लिए हम लोग साइड में पहले इसका चेंजेस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो चेंजेस निकलेगा वो निकलेगा, देखिए जब भी ऐसा हो किसी भी वायर को स्ट्रेच किया जा रहा है तो उसका वॉल्यूम जो रहता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। मान लीजिए एक पानी की बोतल है, 1 लीटर की पानी की बोतल है, ठीक है। अब 1 लीटर की पानी की बोतल को, ठीक है, इस तरह से 1 लीटर की पानी की बोतल है, ठीक है। अब 1 लीटर पानी की बोतल को आप स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। खींच के आपने इसको लंबा कर दिया, ठीक है, खींच के लंबा किया, याद रखिएगा। तो ऐसा थोड़ा ना कि इस 1 लीटर की पानी की बोतल के अंदर 2 लीटर पानी आ जाएगा, ऐसा कभी होता है नहीं,
है ना। अगर वो 1 लीटर उसकी कैपेसिटी है, चाहे आप उसको खींच के जितना मर्जी लंबा कर लीजिए या आप उसको कंप्रेस करें या जो मर्जी कीजिए, उसके अंदर पानी कितना आने वाला है, 1 लीटर ही पानी होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, आपके फाइनल वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला नो डाउट सबको पता होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो A1L1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका A2L2 करके। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप A2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो A2 की वैल्यू आपको मिलेगी A1L1 अपॉन में L2 करके। ठीक है, ये आपका एरिया में चेंजेस आया। अब ये R1 जिसको इक्वेशन नंबर 1 हम कंसिडर कर लेते हैं, R2 इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, इनको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंपली डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा R1 अपॉन में R2 विच इज इक्वल टू रो L1 अपॉन में A1 अपॉन में रो L2 अपॉन में A2। ओके, तो यहाँ पे रो से रो हो जाएगा कैंसिल। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा A2 अपॉन में A1 मल्टीप्लाई L1 अपॉन में L2। अगर आप इसमें डेनोमीटर न्यूमरेटर फैक्टर को सोल्व कर लेंगे, A2 की वैल्यू आपको गिवन है जो कि है A1L1 अपॉन में L2। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए A1L1 अपॉन में L2। ठीक है, A1 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो L2 इंटू में L1 इंटू में L2। ठीक है, तो यहाँ पे A1 से A1 कैंसिल, तो आपको जो R1 अपॉन में R2 का रेशियो मिलेगा वो आपके पास होएगा R1 अपॉन में R2 विच इज इक्वल टू L1 अपॉन में L2 का होल का स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब L1 इनिशियल लेंथ है, कितनी है क्वेश्चन में, इनिशियल लेंथ की वैल्यू आपको गिवन है 1 मीटर। L2 फाइनल लेंथ है जो कि आपको कितनी गिवन है 125 अपॉन में 100। तो यहाँ पे लिख लीजिए 125 अपॉन में 100 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा R1 अपॉन में R2 विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 125 का होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप 5 से कट करेंगे तो ये होगा 520 और ये आएगा आपका 25। दैन अगेन 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 4/5। तो 4/5 का होल का स्क्वायर होता है 16 अपॉन में 25। आपको जैसा कि R2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो आपका R2 आएगा ये आएगा आपका R1 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 16। R1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, 25 अपॉन में 16 को अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको जो R2 की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1.56 करके। ठीक है, ये आपका आ गया फाइनल रेजिस्टेंस। अब आपसे ये पूछा हुआ था कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस टू नियरेस्ट इंटीरियर, कुछ भी नहीं है। आपको पहले भी बताया गया है कि 1 से जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होती है वो आपका परसेंटेज इंक्रीज को डिनोट करता है। ठीक है ना, तो जैसे R2 की वैल्यू आपको गिवन है 1.56, अगर आप इसका फॉर्मेट में परसेंटेज निकालेंगे तब इसका जो राइट आंसर आएगा वो 56% हो जाएगा। ठीक है, बट इस ट्रिक को याद रखिएगा क्योंकि आप जेई के एग्जाम में बैठे हैं तो यहाँ पे शॉर्टकट लगाइएगा कि 1 से जितनी भी वैल्यू ज़्यादा होती है तो वो परसेंटेज इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 1.25 तो इसका मतलब है कि कोई भी जो फाइनल वैल्यू होगी वो इनिशियल वैल्यू से 25% इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर ये लिखा होता 0.75 तो आप इसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये आपका आता 25। तो यानी कि ये कोई भी वैल्यू जो होती फाइनल वैल्यू वो इनिशियल वैल्यू से 25% कम होती। इस तरह से आप 1 से ज़्यादा और 1 से कम करके आप परसेंटेज की फॉर्म को ईजिली बता सकते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है 56%।